मतलब क्या reason हो गया था ना आने का? सर रीजन ये था कि ना आज हमारे स्कूल में वो था, कंपटीशन था, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा सामान डेकोरेशन करना था, तो मुझे बहुत सारा काम मिला होता, तो मैं वही करने में लग गई थी। ठीक है, ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबल। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पे। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम चैप्टर जो आपको यहाँ पे रहेगा, इसका वेटेज आपको काफी अच्छा मिल जाता है। जनरली वी आर सीइंग 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ जी, या हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। So your plant kingdom is one of the chapter in which you will find the weight is going to be quite high. So generally you will get to see around 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाते हैं. So 2 to 3 questions you will find. 2 to 3 questions you'll be finding in this coming from this particular chapter. तो इस चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन लाइक हर साल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन जब आपके यहाँ से आ रहे हैं तो याद रखना, इसमें एलगे वाला पार्ट तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट है एनटीए का। एलगे में से काफी अच्छे घुमा घुमा के नए नए क्वेश्चन वहां से पूछता है, राइट। हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, बट यस यू विल फाइंड। तो दिस चैप्टर डज हैव अ वेटेज। अगर 12 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे देन दिस चैप्टर हैज सम वेटेज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गे। ये हम देखते हैं, शायद ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम थिंग्स ओवर दिस, लेट्स ट्राई टू सी सम थिंग्स इन दिस। सो जब हम बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन, सो प्लांट किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, यू नो दैट दे आर ऑल माय यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले हैं। दैट इज व्हाट यू फाइंड अबाउट द प्लांट्स कि हाँ वो शो करते हैं आपको, ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके वो, एंड दे विल इंक्लूड ऑल द प्लांट्स। द प्लांट सेल कंटेन्स अ रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल आपको यहाँ पे काफी बड़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है, काफी रिजिड आपको सेल वॉल आपके यहाँ पे मिल जाती है। प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर माय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स डू हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट जिनकी जरूरत होती है आपकी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दीज आर सम ऑफ द बेसिक ट्रेट्स ऑफ द प्लांट्स जो आप बचपन से आप जानते हो। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके यहाँ पे 3 नाम आते हैं। You have a artificial, natural, and phylogenetics. Let's focus on the artificial system of my classification. जब मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे कार्लस लीनियस का यहाँ पे हम नाम यूज करेंगे। So we'll use the name of a Carlos Linnaeus. So इन्होंने क्या किया था, he started dividing plants on the basis of certain things. तो इन्होंने बोला कि मैं प्लांट्स को कैटेगराइज करता हूँ, और इन्होंने जब कैटेगराइज करना चालू किया तो कैटेगराइज इन्होंने कैसे किया। सो हिज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज व्हाट। सो कार्लस लिनियस ने यहाँ पे यूज किए थे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राइट। सो ही एक्चुअली अंडरस्टूड और ऑन द बेसिस ऑफ अ सुपरफिशियल, कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन्होंने यहाँ पे स्टडी किए थे। सो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सो लाइक योर number of leaves, color of petal, height of plant, right, shape of leaf। अब ये सारे मेरे यहाँ पे होते हैं, सारे के सारे मेरे यहाँ पे होते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर, राइट। मोहम्मद या आफ्ताब, हैबिटेट, दीज आर ऑल योर सुपरफिशियल कैरेक्टर। और इसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन किया था प्लांट्स को। बेसिकली इन्होंने डिवाइड कर दिया था प्लांट्स को अपने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इन्होंने कोई ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया था, लीव्स काउंट कर लिए, पेटल देख लिया कलर का, और इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड करना वहां पे चालू किया था। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इट इज लाइक वेरी लाइक सुपरफिशियल तरीका ऑफ डूइंग दिस। और इसके साथ कार्लस लिनियस ने यहाँ पे एक और गड़बड़ क्या की थी, या आई वुड से एक और इन्होंने यहाँ पे एरर क्या किया था, दैट ही वाज गिविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि कार्लस लिनियस जो हमारे थे यहाँ पे, ही वाज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, was giving equal importance to vegetative
and reproductive characters. ठीक है, सो आपके इट वाज एक्चुअली गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू माय रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, ये लोग यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रहे थे, जो बात सही नहीं है. नाउ आई टेल यू व्हाई यू कैन नॉट डू दैट. आप जब प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हो तो आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को आप यहाँ पे दे नहीं सकते, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर तो आपके चेंज हो जाते हैं. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर सीजनल. ये तो आपके सीजनल होते हैं. सीजनल मतलब ये एनवायरमेंट के साथ आपके चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कई सारे आपको प्लांट्स मिलेंगे विच वोंट हैव लीव्स इन द मंथ ऑफ ऑटम. ऑटम सीजन में आपको कई सारे आपको प्लांट मिलेंगे जिनके ऊपर आपको लीव्स नहीं मिलेंगे. यू विल फाइंड प्लांट्स, यू विल फाइंड ट्रीज विच विल नॉट हैव लीव्स. तो आप उस चीज को एज अ कैरेक्टर आप वहां पे नहीं देख सकते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं वो आपके सीजनल होते हैं, एंड दे कैन चेंज विद द एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर आपके चेंज हो सकते हैं. सो दे कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट, दे गेट इन्फ्लुएंस, they have an environmental influence. So that is why you cannot use them as a characters for my classification. लेकिन ये किया था आपके कार्लस लिनियस ने. So कार्लस लिनियस actually used this vegetative and reproductive characters. उन्होंने यहाँ पे equal weightage यहाँ पे दिया था. उसके साथ साथ he saw some very superficial morphological character, और उन बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स का भी डिवाइड करना चालू किया था. Now this is something which was not acceptable. ये किसी भी तरीके से आपके एक्सेप्टेबल यहाँ पे था नहीं, and that is why इसको हम यहाँ पे as नहीं कंसिडर करते as a better way of classification. So that was my artificial classification given by my Carlos Linnaeus, और ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक ज्यादा था नहीं. He did his work, but it was not something which was widely accepted. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Then came my natural system of classification. तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. So artificial के बारे में याद रखना, it was proposed by my Carlos Linnaeus, classified on the basis of a few superficial morphological character like my habitat, color, number, shape of leaves. In this system, equal weightage was given to both vegetative and reproductive characters. Not acceptable because vegetative characters are more easily affected by the environment. जिसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ. Similarly, आप जानते हो कि like you will find the leaf is going to be something which is not you can take as one of the character for classification, जब क्योंकि वो सीजनल आपका होता है. लाइक यू विल फाइंड देम बीइंग सीजनल इन मेनी ऑफ द प्लांट्स. सो these are the drawbacks. एक ही ड्रॉबैक आपको यहाँ पे दिख रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत बेसिक टाइप का यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है. देन वी हैव क्लासिफिकेशन गिवन बाय माय बेंथम एंड हुकर. अब आपका इसके बाद आता है योर नेचुरल सिस्टम ऑफ माय क्लासिफिकेशन. सो आफ्टर दिस यू विल हैव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जब आपके सामने टर्म आएगा तो आपके सामने दो नाम आपके यहाँ पे आएंगे आपके दिमाग के अंदर. वन इज गोइंग टू बी बेंथम एंड हुकर. सो बेंथम एंड हुकर गिव अस द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब बेंथम एंड हुकर जो हमारे यहाँ पे दो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जब ये क्लासिफिकेशन हमारे सामने यहाँ पे रखा था तो व्हाट वर दे वर टेकिंग इनटू अकाउंट. सो दे वर स्टडीइंग द मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी तो ये लोग ये भी स्टडी कर रहे थे. मॉर्फोलॉजी तो इन्होंने भी स्टडी किया था, बट उसके साथ साथ दे आर आल्सो स्टडीइंग द एनाटॉमी एज वेल. ये प्लांट की एनाटॉमी को भी यहाँ पे आप समझ रहे थे. नाउ व्हेन वी से एनाटॉमी, सो एनाटॉमी में आपके यहाँ पे क्या आता है? एनाटॉमी में आपके यहाँ पे आएगा योर साइटोलॉजी. साइटोलॉजी को यहाँ पे समझ लेते हो. यहाँ पे साइटोलॉजी समझ लो क्या, सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए आपको वहां पे मिल रहा है. व्हाट आर द थिंग्स आई एम फाइंडिंग इन द सेल. ऐसी क्या चीजें जो मुझे दो प्लांट्स के अंदर कॉमनली यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. सो सेल का शेप वहां पे, आई वुड से शेप बट सेल के टाइप्स आपको क्या मिल रहा है. लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेल्स आई एम फाइंडिंग ओवर देयर. क्या इस प्लांट के अंदर कोलिनकाइमा ज्यादा होता है? डज दिस प्लांट हैव मोर अमाउंट ऑफ लाइक जाइलम पेरेन्काइमा. दोस थिंग्स कैन कम अंडर माय साइटोलॉजी. तो उसको उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था. Then they also understood the biochemistry of the cell. सेल की बायोकेमिस्ट्री भी उन्होंने यहाँ पे स्टडी की थी. अब बायोकेमिस्ट्री में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सेल के अंदर आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके कौन से हैं. कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर आपको स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं और कुछ प्लांट में वो प्रोटीन्स आपको नहीं मिलते हैं. तो ये चीज को भी उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था. सो दे वर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल. ये चीज को भी वो लोग वहाँ पे काफी डिटेल में यहाँ पे समझ रहे थे.
Then they were also understanding the embryology. And when I'm writing all those things, now please pay attention to मैं वो क्या समझा रहा हूँ, right? Or else these are just words you are all familiar with. Try to understand what these words actually mean. जब कोई आपको समझा रहा है कि लाइक वो बायोकेमिस्ट्री वहां पे क्या होती है, साइटोलॉजी आपको क्या होता है, देन यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? उस पर ध्यान दो, बिकॉज टर्म्स आर देयर गिवन इन द एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में आपको वहां पे टर्म्स आपको मिल जाएंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म्स एक्चुअली मीन. ओके, नाउ व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक एम्ब्रियोलॉजी, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा होता है. हर एक प्लांट के अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपके यहाँ पे वेरी करेगा. सो बेसिकली एम्ब्रियो यहाँ पे क्या होता है, आपका जायगोट बनने के बाद, once you find the zygote is getting formed, जब आपके यहाँ पे zygote बनेगा, once you find your zygote is getting formed over here, तो zygote में से आपका मल्टीपल टाइम्स आपके यहाँ पे होगा माइटोसिस, या मैं कहूंगा zygote आपके यहाँ पे ग्रो करेगा, and after the growth you will find it will grow into the embryo. It will grow into the embryo. ओके, अब आपका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होता है ना, वो हर एक प्लांट के अंदर आपका अलग होता है. सो इन एवरी प्लांट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ डिफरेंट. किसी के अंदर आपका एम्ब्रियो का शेप काफी अलग होगा, आपका किसी के अंदर एम्ब्रियो का शेप आपका हार्ट शेप होगा, किसी के अंदर आपका एम्ब्रियो का शेप विल बी स्लाइटली डिफरेंट ओवर देयर, राइट? सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दैट. समवन हैज अ क्वेश्चन नाउ, जस्ट वेट अ मिनट. So please can you explain cytology and biochemistry? बेटा cytology में आपके यहाँ पे ये होता है that you actually try to understand the cell structure over there. आपका सेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्या है, किस टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट? दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड ओवर देयर. अगर आप देखते हो कि सेल्स के भी आपके अलग अलग वहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो एक कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में आपको फर्क क्या मिलता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ योर द काइंड ऑफ वॉल दे हैव. द स्क्लेरेनकाइमा विल हैव अ लिग्निन डिपोजिशन ओवर देयर, कोलेनकाइमा विल हैव मोर लाइक अ पेक्टिन एंड सेलुलोज ओवर देयर. सो ये सब चीजें आप यहाँ पे देखते हो. सो दीज आर द थिंग्स आल्सो दे टुक इनटू अकाउंट, दैट वाज माय साइटोलॉजी. देन बायोकेमिस्ट्री में वहां पे स्टडी किया था कि आपके सेल के अंदर आपको किस टाइप के आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल रहे हैं वहां पे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन यू फाइंड इन देम, व्हाट काइंड ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स यू हैव इन देम. तो ये भी उन्होंने वहां पे स्टडी किया था. एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे यही चीज को यहाँ पे समझा था कि आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका यहाँ पे कैसे होता है, या आपका कैसे वेरी करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में. सो दीज आर द थिंग्स दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अलॉन्ग विद द मॉर्फोलॉजी. और ये सब करने के बाद, आफ्टर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, दे वर एक्चुअली able to, एक सेकंड रुकना बेटा, they were actually able to find the similarities and dissimilarities. ये सब करेगा similarities and dissimilarities को इन्होंने यहाँ पे सामने रखा था. were taken out. All right, sir, embryo का shape will be different in individual plant or species और लाइक स्पीशीज आपका डिफर करेगा. ये आपका डिफर करता है आपका जनरली फैमिली टू फैमिली और जेनेरा टू जेनेरा, ये आपका डिफर करता है. ओके, सो दैट इज हाउ द डिफरेंस गोइंग टू बी. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका कभी डिफर नहीं करेगा. हाँ, स्पीशीज टू स्पीशीज आपका डिफर कर सकता है. समझो एक मैं स्पीशीज उठा रहा हूँ जो एक अलग ही फैमिली को बिलोंग करती है, एंड देन हैव अ डिफरेंट स्पीशीज व्हिच बिलोंग टू अ डिफरेंट फैमिली, देन यू विल फाइंड यू कैन हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विल बी डिफरेंट इन देम. टाइम ड्यूरेशन आपका वहां पे अलग हो जाएगा, एंड इवन द शेप ऑफ द एम्ब्रियो विल बी स्लाइटली डिफरेंट ओवर देयर. ठीक है? सो यस, इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. बट अगर आप देखने जाओ, जनरली हमने ये देखा है कि अगर सिंगल जेनेरा में अगर आपकी सारी स्पीशीज अगर आपके यहाँ पे आ रही है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव अ कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट. बट वो फैमिली टू फैमिली जब आप देखने जाते हो, देन वो आपका पे वेरी करता है. देन यू विल फाइंड दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज गोइंग टू वेरी ओवर देयर. ठीक है, तो याद रखना. हाँ, बट एक ही स्पीशीज के अंदर अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल को पढ़ के देखोगे तो वो आपका सेम ही रहेगा. दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके, right, phytochemistry is going to be the same thing over here. जब आप biochemistry की बात करो, that's the same thing because we are training the plant, so that's going to be the same thing in this. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ी थी उन्होंने, यहाँ पे ये सब उन्होंने वहाँ पे समझी थी, and they put forward the similarities and dissimilarities were taken out. Okay, ये उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया था. इसके बाद बेंथम एंड हुकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका लिटरेचर उन्होंने यहाँ पे सामने रखा था. That was my Genera Plantera. So एक राइटअप उन्होंने यहाँ पे रेडी किया था. That was my Genera Plantera. So ये आप अभी के लिए आप यहाँ पे मान लो as a book, this was a book they wrote actually after studying and classifying the plants. तो सारे plants को classify करने के बाद they actually wrote a book on this and that book was my Genera Plantera. तो यहाँ पे they were actually putting forward जो भी उनके ideas थे, जो भी उनके school of thought से वहां पे वो लोग सामने रख रहे थे.
कि उन्होंने कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपना यहाँ पे किया। तो ये टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, व्हाट इज माय साइटोलॉजी, व्हाट इज माय बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज माय एम्ब्रियोलॉजी, ये सब आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए। एंड व्हेन आई से आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए, दैट डजंट मीन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द टर्म्स, you should know what actually happens over there, right? Please try to become someone who actually sees a term and able to define that term by giving some examples. वैसे बनो। I'll give you one example over here just to make you understand what kind of person you should become in biology. तुम्हारे सामने कोई बर्ड आके बैठता है ना, तो तुम बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। That's one thing. कि कोई बर्ड आके तुम्हारे सामने आकर तुमने कहा सर ये वुडपेकर है, सर ये ईगल है, सर ये काइट है, राइट? You have to be someone should be able to tell कि ये बर्ड आके वहां पे क्यों बैठा है और वहां पे उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। That kind of person you should become right now. So whenever you get a term in front of you, rather than remembering the term, you should understand कि term का मतलब वहां पे क्या होता है, right? And to understand that meaning, you should have some example attached to it, and those example will actually help you remember that particular term, right? Or else phytochemistry, biochemistry are just term for you, right, with no meaning over this. Be a person who can actually understand things with the right kind of examples. उस पे ध्यान दो, right? So example of similarity, dissimilarity. Similarity मतलब for example, see, for example, you have like 10 plants and 10 plants have a similarity in their embryo development. कुछ 10 प्लांट मैंने यहाँ पे देखे, वो 10 प्लांट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका सेम टाइप का हो रहा है, राइट? तो मैंने उन्हें एक ग्रुप में यहाँ पे प्लेस कर दिया। I have few plants and these few plants have a same kind of biochemistry, या उनके अंदर मुझे एक certain टाइप का मुझे वहाँ पे प्रोटीन मिलता है। So on the basis of that I will keep them into a single group. तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे as a similar and dissimilarity को के basis पे हम यहाँ पे उन्हें like आप align कर रहे हो, you are putting them into a right kind of group, ठीक है? These are based on natural affinities among the organisms. It considers external feature like and internal feature like ultrastructures, anatomy, embryology, phytochemistry, and classification of flowering plants given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. These are the people who actually gave us the natural system of classification, which made much more amount of sense. अगर आपको कुछ पूछना हो ना, then rather ask in the chat, all of you. If you have any question, then please right now ask in the chat. So this is what you find happening in this. ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलती है, and this is going to be my natural system of my classification. Genera Plantarum यहाँ पे याद रखना, that's the name of the book, that's the name of the thesis they actually wrote after doing all their studies. So that is something they put forward. तो ये book का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है. Ultra structure का मतलब होता है बेटा microscopic structure. Ultra structure मतलब these are all things you cannot understand them by looking them with the naked eye. That's why we call them the ultra structures, right? They're like super small structures which has to be observed in detail to understand कि वहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है मुस्कान? All right. So this is what you find happening in this. Natural classification is believed to be the best classification. इसको काफी ज़्यादा like accept किया गया था because they were studying things in detail, right? It represents the natural affinities, similarities, and dissimilarities of the plants, and it represents the interrelationship among the plants. So यहाँ पे आपके कई सारे relationship आपके plants के आप यहाँ पे समझ पा रहे थे because they were having some similarities and dissimilarities over there. So this was my natural system of classification, which you find happening with my was given by my Bentham and Hooker. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. This is something should be clear to all of you. Then we have a phylogenetic system of classification. तो आप जानते हो, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो. It is based on the evolutionary relationship among the organisms. Engler and Prandtl. Engler and Prandtl are the two scientists who actually gave us the phylogenetic system of classification. और ये इन्होंने कब रखा था? After the 1859 के बाद में रखा था, because after the discovery of the Darwin, after the work of the Darwin. So Darwin ने जब अपनी evolution की theory दी थी ना, इसके बाद इनका काम सामने आया था. So याद रखना, ये लोग किससे इंस्पायर हुए थे? So you can always remember the Darwin and his theory of evolution. Darwin और इनकी जो theory थी आपके वहां पे, theory of evolution. Theory of evolution. इससे इंस्पायर होके they started working on the phylogenetic relationship. Affinities मतलब similarities. Affinity मतलब similarities, right? So अगर मैं कह रहा हूँ कि इन चार लड़कों में कुछ affinity है, so there must be some similarities between them. ठीक है? हाँ बेटा, चार्ल्स डार्विन. So Charles Darwin or Darwin has actually given us the theory of evolution, and this theory के basis पे your Engler and Prandtl were the person who actually put forward the phylogenetic classification system.
They assume that organisms are in the same taxa have a common ancestor. उन्होंने बोला कि जो आपके सेम ग्रुप में आ रहे हैं ना organisms, they must be having a common ancestor. आपको वहाँ पे मिल जाएगा. For example, let's say अगर मैं आपको यहाँ पे example दूं, you have a human being, you have a human, right? And you have a chimpanzee. You have a chimpanzee, right? So you have a human being, you have a chimpanzee, and both of them must be sharing a common ancestor. हम दोनों के अंदर, हम दोनों लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर they must be sharing a common ancestor. अब जो आपको कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे, सर मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज वेरिएशन इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. क्या हो गया बेटा? एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नॉट वेरिएशन. So when I say that I'm studying the embryology, na, right? I'm embryologist, right? So I'm actually someone who actually understand how the embryo development takes place. Okay? That is what it means. Now, you have, pay attention to this. You have a common ancestor यहाँ पे. So basically ये आपको picture आपको क्या बता रही है that you have a human का एक मैंने यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे लिखा हमने chimpanzee, and both of us must be sharing a common ancestor over here. Both of us must be sharing a common ancestor over here. हमारा दोनों के यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ evolutionary सालों पहले we must be sharing a common ancestor जो हमें यहाँ पे मिल जाता है. So यहाँ पे यही चीज आपकी की थी आपके एंगलर और प्रेंटल ने. Your Engler and Prandtl did the same thing. So what they did over here, they actually decided कि हर एक प्लांट के साथ कोई ना कोई उनका कॉमन एंसेस्टर वहां पे होगा और उसको उन्होंने वहां पे स्टडी करना वहां पे चालू किया. So that is something they started studying over there. So that is something they will that is what they did for a while, and then they actually grouped the plants on the basis of their evolutionary relationship. तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे की थी. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, if I give you one more example in this, then you will have your wolf, or I could say something like this. Let's say your wolf and your dog must be having some common ancestor. आज के जो मॉडर्न डे वुल्फ है आपके यहाँ पे एंड द डॉग यू हैव, दे आल्सो मस्ट बी शेयरिंग सम कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. जैसे कि आपको एग्जांपल में अगर आपको दूं तो यहाँ पे यू हैव एग्जांपल ऑफ योर मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ योर करंट एलिफेंट्स. आपके जो एलिफेंट्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपके आसपास दौड़ते हुए, सो दोस एलिफेंट्स हैव एंसेस्टर आपके कौन थे वहां पे? दे वर बाय योर मैमथ ओवर देयर. सो सिमिलरली यू विल ऑलवेज फाइंड आपके जो ग्रुप्स होते हैं दे विल हैव द कॉमन एंसेस्टर वहां पे, और वही चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया था. अब ये जो पिक्चर मैंने आपके सामने बना के रखी है ना, ये वाई वाई वाली जो पिक्चर बना के रखी है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लेडोग्राम. वी कॉल देम एज अ क्लेडोग्राम. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लेडोग्राम. मैं आपको ये आगे एक बार फिर दिखा दूंगा. ओके तो आपके सामने आ सकता है टर्म एज अ फाइलोजेनेटिक, आपके सामने एक टर्म आ सकता है, और यू कैन गेट अ टर्म लाइक अ क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर ऑल्सो नोन एज माई क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन. अब जब मैं कहता हूं यहाँ पे दैट इट इज माय क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन, तो मैं इसको देख के मैं कहता हूं. सो बेसिकली करा क्या जाता है ना, जब भी आप फाइलोजेनी समझाते हो यू मेक अ क्लेडोग्राम. जब भी आप फाइलोजेनी समझाते हो ना यू मेक अ क्लेडोग्राम. क्लेडोग्राम इज नथिंग बट माय, इट लुक्स लाइक अ ट्री विद नंबर ऑफ ब्रांचेस. यहाँ पे तो दो ही बना रहा हूं बट यू कैन हैव नंबर ऑफ ब्रांचेस ओवर हियर. ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना के रखा है दैट्स माय क्लेडोग्राम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लेडोग्राम. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो देन नीट केवीपीआई, अगर आप एग्जाम देते हो देन आपको ये पिक्चर आपके सामने आ सकती है. दिस इज कॉल्ड एज माय क्लेडोग्राम. अब जब भी आपको कोई क्लेडोग्राम यहाँ पे दिखेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, आफ्टर आई हैव टोल्ड यू दिस मल्टीपल टाइम्स, एफिनिटी मींस सिमिलैरिटीज. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर बीच में थोड़ा नेटवर्क सर आ रही. या ठीक है. So you can wait after in that case, na, if there is a single term, you can wait for a while and then you can ask again, right? So it is going to be affinities, okay? Like similarities between the groups. Now you have a cladogram over here. Now cladogram के अंदर आपको याद रखना that a cladogram will have a branches like this. So for example, I say यहाँ पे मेरा आ रहा है, let's say you have a turtle. एक point पे, एक branch point पे यहाँ पे आपका आ रहा है आपका crocodile. तो ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट है ना, दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस पॉइंट टेल्स मी अबाउट द कॉमन एंसेस्टर या कॉमन कैरेक्टर. यहाँ पे मैं कॉमन एंसेस्टर भी कह सकता हूँ और आई कैन से देयर मस्ट बी सम कॉमन कैरेक्टर ओवर देयर, राइट?
तो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपके यहाँ पे, वहां पे आपको एक कॉमन कैरेक्टर या आपको कॉमन एंसेस्टर का नाम आपके यहाँ पे आ सकता है. So that is what you find in the cladogram and it is an example of my phylogenetic system of my classification. तो जब मैं कहता हूँ कि मैं एक phylogenist, अगर मैं कहता हूँ कि I am trying to do the phylogeny of a certain group of animals, then generally मैं ऐसे कई सारे cladogram बनाऊंगा. मेरे नोटबुक में जैसे कई सारे cladogram मिलेंगे और इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉमन एंसेस्टर मेरा यहाँ पे कौन सा है या कॉमन ट्रेट यहाँ पे मेरा कौन सा आएगा. तो ये चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ क्लेडिस्टिक सिस्टम ऑफ माय क्लासिफिकेशन. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यू कैन सी वन ऑफ द क्लेडोग्राम व्हिच आई हैव केप्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइक जैसे कि आपका यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर है. सो यहाँ पे आपको जो कॉमन कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट्स गोइंग टू बी बिटवीन द माउस एंड चिंपैंजी इज गोइंग टू बी योर फर, मैमल, फर एंड मेमोरी ग्लैंड्स, राइट. सिमिलरली यू विल फाइंड वन मोर कॉमन कैरेक्टर यू आर फाइंडिंग ओवर. ये कॉमन किसके अंदर है? दिस इज कॉमन बिटवीन दिस ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे ग्रुप के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर मुझे यहाँ पे मिल जाए एंड दैट कैरेक्टर इज गोइंग टू बी माय क्लॉज और नेल्स. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लॉज और नेल्स. इन सब के अंदर आपको मिलेंगे. आपको लिजार्ड में भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे, आपको पिजन में भी आपको मिलेंगे, ये माउस में मिलेंगे आपको यहाँ पे, और चिंपैंजी में आपको मिल जाएंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ब्रांचिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पे होता है ना, these points over there can tell you about the common character or common ancestors. So this is what you will get to see. अगर यहाँ पे lungs में कह रहा हूँ as a common trait, then that lungs become a common trait from this group, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर तक सबके अंदर आएगा वो. मछली को छोड़ के सैलमेंडर से लेके चिंपैंजी तक सबके अंदर आपको ये कॉमन ट्रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस. ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे. हाँ जी मुस्कान, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारे जो लिजार्ड से लेके पिजन, माउस और चिंपैंजी हो गया, ये सारी तो अलग अलग स्पीसीज है, तो इनके एंसेस्टर सेम कैसे हो सकते हैं? We do have common ancestors. When you study evolution, you will realize that we do have a common ancestor. आप एक चीज को समझो यहाँ पे, like इन सब में common यहाँ पे है. Now let's try to understand this thing. You have a salamander से लेके हमने यहाँ पे चिंपैंजी हमने यहाँ पे देखा. You have some common characters over here. What are those common characters? One of the very common character in them would be all belong to the group of my chordata. ये आप जानते हो. अब इन chordata के अंदर what are the common traits you will get to see in them? Let's talk about the common characters right now. Ancestor पे मत जाओ. Let's talk about the common traits over there. Chordata के अंदर आपका common trait आपका यहाँ पे क्या आएगा? We all have post anal tail. We all have pharyngeal gill slits. We all have notochord. मिल गया ना मेरे कई सारे कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे. सो यू ऑलवेज फाइंड वी ऑल शेयर अ वेरी कॉमन कैरेक्टर्स. बल्कि मैं कहूंगा आपको, यू माइट नॉट इवन रियलाइज इट कि हम और लॉबस्टर्स जो होते हैं ना, इवन दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टर. लाइक the kind of hormones formed in the lobster and the same kind of hormones will you find forming the human beings. So we do have common character with several groups, right? Chordata एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके यहाँ पे. So आप ये सोचो कि certain years back, certain in the 10, 12, 20 साल, 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, millions of years back, there must be some common character which is seen in all the other groups, right? So yes, we do share a common ancestor. अभी नहीं, recently नहीं, but बहुत पहले. Because life came on earth from a single cell. So yes, surely there will be some stage of the life where we must be having some kind of common traits. मुस्कान, मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes sir. This is what you find happening in this. ठीक है, चलो. So this is what you call a cladogram. तो अगर कहता है ना, अगर आफ्ताब कहता है कि मुझे करनी है phylogenetic की स्टडी, तो surely वो cladogram बनाएगा. As a phylogeny expert, he has to make a cladogram. And when you do a cladogram and you make the phylogeny out of it, that is my cladistic classification. तो दोनों सेम ही होता है basically, right? Both the terms are going to be meaning वहाँ पे सेम ही निकलेगा. That you're trying to understand the evolutionary relationship over there. ठीक है? So that is my phylogenetic classification, which was given by my Engler and Prandtl. हर्षित, पहले तो ये बताओ कि क्लास में लेट क्यों आए आप? सर वो मैं चश्मे के लिए गया हुआ था, तो आती क्लास ज्वाइन कर ली. बताओ सर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे? क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ सकते हैं दैट दे माइट गिव यू अ स्टेटमेंट. आपके यहाँ पे देख रखी होगी आपके सामने, एंड देन यू हैव टू टेल देम कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू अ phylogenetic सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये आ सकता है. देन दे कैन आस्क यू सिंपली, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है दैट हु एक्चुअली गेव अस द phylogenetic सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आपसे पूछा जा सकता है.
और दे कैन गिव यू अ नेम ऑफ द बेंथम हुकर का नाम लिखा होगा वहाँ पे, और आपके सामने 4 किताबों का नाम लिखा होगा, एंड दे कैन आस्क यू दैट व्हिच ऑफ दिस बुक वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर, राइट। ये आपके सामने 4 अलग अलग ट्रेट्स लिखे होंगे, एंड देन यू हैव टू टेल देम कि ये जो ट्रेट्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, ये कौन से साइंटिस्ट ने कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन के अंदर आपके यहाँ पे पूछे गए थे या बताए गए थे। दे कैन आस्क यू दैट, सो दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, ठीक है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय क्लेरिसिक क्लासिफिकेशन। तो ये आपका यहाँ पे होगा फाइलोजेनेटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। टेक्सोनॉमी आप जानते हो क्या होता है, बट यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल व्हिच यू कॉल देम एज अ साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो चलिए इनको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द साइटोटेक्सोनॉमी। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ साइटोटेक्सोनॉमी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेल के अंदर, विद इन द सेल, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, like something like your number of chromosomes, अगर मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, I can study the size of the chromosomes का साइज वहां पे कितना है, कितने बड़े कितने छोटे, I can study that in cytology, cytotaxonomy के अंदर। I'm also trying to understand the chromosomal behavior of chromosome during meiosis। अब meiosis आपको मालूम नहीं है, बट याद रखना, it is one kind of cell division, तो अभी के लिए बस इतना रखो, behavior of chromosome during the meiosis। अब इनके बेसिस पे भी मैं अपने सेल को, या इसके बेसिस के ऊपर भी मैं अपना क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज ना, कि समझो एक प्लांट है, उस प्लांट के मैंने सेल को खोल के देखा, उसमें मैंने देखा कि उसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर वहां पे कितना है, साइज कितना है वहां पे क्रोमोसोम्स का, दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपका बिहेवियर कैसे शो कर रहे हो लोग मियोसिस के दौरान। सो ऑल दोस थिंग्स आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दिस ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माय साइटोटेक्सोनॉमी। ये सब चीजें आपकी यहाँ पे आती है साइटोटेक्सोनॉमी की कैटेगरी के अंदर। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग इन माय साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर, देन दैट इज दीस आर द थिंग्स आई एम डूइंग ओवर देयर। मैं सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ डिटेल में, और इसके बेसिस पे मैं अपने प्लांट्स को यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ मेरे प्लांट्स होते हैं which will have same number of chromosomes, which will have same size and same number of chromosomes, तो उन सारे प्लांट्स को मैं एक सिंगल ग्रुप में रख सकता हूँ। I can keep them in a single genera, I can keep them in a single family। तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकता है। So you can actually count the number of chromosomes, size of chromosome आप यहाँ पे स्टडी करते हो, and on the basis of that you start placing them into a right group, और देन उसके बाद उन्हें आप वहाँ पे क्लासिफाई करना वहाँ पे चालू करोगे। तो ये भी किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे दैट हर्ब्स जो आपके होते हैं, they are much more, they have a larger size of chromosome। So herbs जो आपके होते हैं ना, herbs, they have chromosome of a larger size। Herbs have chromosome with large size, ठीक है। कंपेयर टू माय वुडी प्लांट्स, अगर वुडी प्लांट्स में कंपेयर करता हूँ, तो उसके कंपेयर में हर्ब्स के जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे काफी बड़े होते हैं वुडी प्लांट्स के कंपेयर में। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। देन यू कैन फाइंड सम ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक सम ग्रुप ऑफ प्लांट्स विल हैव अ कॉमन क्रोमोसोम्स। तो ये सब के बेसिस पे भी आप प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ साइटोटेक्सोनॉमी। तो ये याद रखना, इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू क्रोमोसोम नंबर एंड देयर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली डिवाइड द प्लांट्स। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद रखनी है, कि प्लांट्स जनरली आपको क्या मिलता है देखने के लिए। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स आर ऑलरेडी डिप्लॉयड, चाहे आप वेल को उठाओ या किसी माउस को उठाओ या किसी क्रैब को उठाओ, द सेल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड आप जानते हो ना, 2n सेल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, मतलब 2n आपके यहाँ पे जो हमने देखा था हमारा जब हम पढ़ रहे थे हमारा योर फंगाई, वी हैव सीन द 2n हैप्लॉइड। प्लांट्स के अंदर याद रखना, इन योर प्लांट्स इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख सकती है। प्लांट्स कैन शो व्हाट यू कॉल इट एज अ पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट्स के अंदर मिल सकती है। दैट मींस प्लांट के अंदर 2n से ज्यादा नंबर आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो यू कैन कम अक्रॉस अ प्लांट विच कैन बी ट्रिप्लॉइड, यू कैन कम अक्रॉस अ प्लांट विच कैन बी माय टेट्राप्लॉइड। ये कंडीशन आपको मिल सकती है। तो अगर आपको कोई प्लांट मिलता है विच इज मोर देन डिप्लॉइड, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो आप कमर्शियल गेहूं जो आप खाते हो ना, वीट जो आप कंज्यूम करते हो, तो आपका जो वीट का जो आपका प्लांट होता है जो आपको मिलता है मार्केट के अंदर, दैट वीट प्लांट जो बनाया गया है ना कमर्शियली, दैट वीट प्लांट इज एक्चुअली गोइंग टू बी हेक्साप्लॉइड।
6N होता है वहां पे, 6N। ठीक है, तो याद रखना योर प्लांट्स कैन शो पॉलीप्लॉइडी। तो प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम के बेस पे आप काफी कुछ बता सकते हो। आई कैन एक्चुअली डिवाइड द प्लांट्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट। अगर मैं यहाँ पे वीट की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द वीट ओवर हियर, सो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मेरे पास वीट अगर हेक्साप्लॉइड है तो उसका एडवांटेज क्या होता है? ये हमने कमर्शियली बनाया था, ये जो प्लांट था साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स बेटा सेल। अगर मैंने एक कमर्शियली वीट बनाया जो मेरा हेक्साप्लॉइड है आपका यहाँ पे, देन इसका एडवांटेज क्या होगा, क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे? एनीवन कैन थिंक ऑफ दिस? नो वन? सी, अगर आपका 6N है आपका वीट, दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर आपके यहाँ पे ज्यादा होगा। हाँ बताओ बेटा, क्या आंसर लग रहा है आपको, बोलो। सर मे बी वो कॉमन वीट से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, लाइक जीन्स का जो ट्रांसफर है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। और सर हम हेक्साप्लॉइड जो वीट है उसे हम ब्रेड की फॉर्मेशन में भी तो यूज करते हैं। वीट तो हम काफी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर नंबर ऑफ रीजंस, राइट। यील्ड होती बोलो। होगी, वो इंक्रीज यील्ड होती होगी एज कंपेयर टू नेचुरली अकरिंग। हाँ राइट, ट्रू। इसका यू एंड लाइक पूर्वारा वेरी मच ऑन द सेम पेज कि दे विल हैव अ बेटर यील्ड ओवर हियर। वो बेटर यील्ड यहाँ पे आपकी इसलिए होती है बिकॉज अगर आपका 6N है ना, दैट मींस यू हैव अ 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम नंबर यू हैव इज वेरी मच हाई ओवर देयर। अगर आपका क्रोमोसोम नंबर अगर आपके यहाँ पे हाई होगा ना, तो उससे पता है होता क्या है, आपका सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है। द साइज ऑफ द सेल इज गोइंग टू बी स्लाइटली लार्जर इन दिस। अगर आपका सेल का साइज अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, देन ओवरऑल आपका बायोमास भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। So the amount of organic matter you find in the commercial wheat is much more higher than the general wheat. जो आपका जनरल आपका रॉ व्हीट होता है उससे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपको इस व्हीट में मिलेगा। अब सिंपल सी बात है बेटा कि अगर इस व्हीट के अंदर इफ आई हैव अ मच मोर हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देन इटसेल्फ मींस इसमें स्टार्च ज्यादा होगा, इसके अंदर कंटेंट ज्यादा होगा इसके सीड्स के अंदर, एंड दैट इज समथिंग व्हिच बिकम्स बेनिफिशियल फॉर अस एज अ फार्मर, एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी कंट्री में ऐसा व्हीट सप्लाई हो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ कमर्शियल व्हीट। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो मेरे यहाँ पे है मेरे कंट्री की, दैट शुड गेट फुलफिल्ड, एंड दैट विल गेट फुलफिल्ड व्हेन आई मेक सच प्लांट व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग 6N काइंड ऑफ माय सेल। आपका सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है, अगर मेरे सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा, देन आई विल फाइंड अल्टीमेटली आई विल गेट टू सी दैट मेरा बायोमास भी यहाँ पे मेरा इंक्रीज होता है, मेरा ऑर्गेनिक मैटर भी मेरा यहाँ पे इंक्रीज होगा। दैट इज एडवांटेज। सो बेसिकली कई सारे एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं ऐसे प्लांट्स बनाने का जिसके अंदर यू कैन हैव अ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से बन जाता है, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर टू मेक दैट हैपन। साइड बग यूनिट लार्ज होगी नहीं, इट डजंट हैव टू डू विद दैट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय साइटोटैक्सोनॉमी। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो। सो क्रोमोसोम के बेसिस पे मैं यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ जी ऋषा बताइए क्या सवाल है आपका, या इज इट द पुराना वाला हैंड रेज करा हुआ आपने, बोलो। ऑलराइट, ठीक है। सर मुझे ये पूछना हाँ, था बोलो। कि जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो कहाँ तक हो सकती है, मतलब 6N से और कहाँ आगे तक? We have seen the last record I have, as far as I'm like familiar with, we have seen the plants are going to be like octaploid वाले में हमने देखा है, right? So you can have a polyploidy to a larger extent, but I haven't seen beyond that. हो सकता है, there may be possibly a case of more than having those 8 sets of chromosome, possible है, और शायद artificially lab में बनाया भी गया हो, but I haven't heard more than that. ठीक है, नेचर में भी आपको मिल जाते हैं पॉलीप्लॉइडी प्लांट, एंड लैब में भी आप बना ही सकते हो उन्हें। So then एंड we सर have जो ये some, सारे टेक्सोनॉमी टाइप्स है लाइक साइटोटेक्सोनॉमी एंड अदर जो भी इसके टाइप्स है, वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में इंक्लूड होगा क्या? मतलब दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माय क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर का ही पार्ट ही है। सो व्हेन यू स्टडी द क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपको 18 टर्म्स ही आपको याद रखने पड़ते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, you will get a statement and then they will ask you if this statement belongs to which kind of taxonomy, cyto, numerical, chemo or something else. That's what they will ask you. So you have to remember the definition for that. That's why we have to pay attention कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, because on the basis of that only we will be able to tell कि मेरा कौन से कैटेगरी में मेरा ये आएगा taxonomy। पता चला ऋषा? ओके सर।
Then we have something like your chemotaxonomy. इसके बाद आपकी अगली चीज यहाँ पे आपकी जो आ रही है, that is going to be your my chemotaxonomy. So let's see what my chemotaxonomy actually over here talks about. तो जब यहाँ पे बात करोगे chemotaxonomy के बारे में, so you will find plants can have a different kind of metabolites. So plants के अंदर, or I would say plants have something called as, मैं एक में यहाँ पे टर्म लिखूंगा फिर उसे आपको समझा देता हूँ. You will have something like my secondary metabolites. Secondary metabolites आप यहाँ पे कह सकते हो. You can also call them as something like your different kind of like proteins. Different proteins within the plant. ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका हम एग्जांपल लेके हम यहाँ पे आपको समझाते हैं. सी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ना, तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ अलग टाइप के केमिकल्स आपके बनाए जाते हैं और वो केमिकल्स के जैसे प्लांट अपने आप को बचा पाता है. फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोटिस करना, जब गाय प्लांट्स को खा रही होती है तो कुछ प्लांट्स को स्पेसिफिकली वो अवॉइड करती है. मतलब प्लांट्स को जाके स्मेल करेगी और देन वहां से वो निकल जाएगी. If you find that happening, so why that is actually happening over there? Because the plant has made some secondary metabolites, और ये secondary metabolites plants के लिए काम के होते हैं. They are basically ये जो substance होता है, यहाँ पे जो भी आपका प्रोटीन बनाया जाएगा, ये प्रोटीन या ये केमिकल प्लांट को बचाता है फ्रॉम द हर्बीवर्स, राइट. हर्बीवर्स से बचा रहा होगा प्लांट को, वो प्लांट को बचा रहा होगा आपके इंसेक्ट से बचा रहा होगा, कई सारे प्लांट पैथोजेंस होते हैं उससे वो बचा रहा होगा. तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि प्लांट्स जो आपके होते हैं ना, कई सारे टाइप के केमिकल्स बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर, एंड दोस केमिकल्स प्लांट के जनरल मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद नहीं करते हैं, बट दोस केमिकल्स और दोस प्रोटीन्स विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवर्स और सम अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स से वो वहां पे आपसे वो बचाएंगे. ये काम होता है मेरे यहाँ पे प्लांट्स का. दैट इज व्हाट माय प्लांट्स डू ओवर देयर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ. सो व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा. आपने भी कभी नोटिस किया होगा, दतूरा वाला जो आपका प्लांट होता है, अगर आप उसके अगर आप लीव्स को तोड़ते हो तो येलो व्हाइटिश कलर का एक सिक्रेशन आपको निकलता है. ये बात आपने कभी नोटिस किया? यू हैव सम काइंड ऑफ सिक्रेशन कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट, यस सर. राइट. तो दैट इज अ ग्लाइकोसाइड. वो एक ग्लाइकोसाइड होता है, और जो ग्लाइकोसाइड जो आपका होता है ना, वो आपका एक ऐसा पोटेंट केमिकल होता है जो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है. सो दैट इज व्हाई यू वोंट फाइंड एनी हर्बीवर ईटिंग दैट. गाय वाय के सामने तो अगर उस प्लांट को रख भी दोगे ना, वो खाएगी नहीं उसे, बिकॉज इट हैज सम केमिकल्स इन दैट, इट हैज सम पोटेंट टॉक्सिक कंपोनेंट इन दैट, जिसकी वजह से वो अवॉइड करता है, गाय उसे अवॉइड करता है. ठीक है, ऐसी चीजें आपको कई सारे प्लांट्स आपको मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने पुदीना को कभी स्मेल किया? पुदीना विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. पुदीना का जो फ्रेग्रेंस होता है वो अलग ही होता है बाकी आपके, राइट. सो वो फ्रेग्रेंस आपको वहां पे क्यों आ रहा है? वो फ्रेग्रेंस आपका जो आपको वहां पे आ रहा होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ chemicals, some kind of secondary metabolites, some kind of different proteins that have been formed over there. और ये सब चीजें जो प्लांट के अंदर आपको मिलती है देखने के लिए, these all components are the one because of that plant will have some advantages. प्लांट को एडवांटेज यहाँ पे क्या मिलता है? इंसेक्ट आके खा नहीं रहा आपका, योर गाय आके आपको खा नहीं रही, पेस्ट आके आपको कोई खा नहीं रहा. So that's the advantage you get. Now please understand कि on the basis of these chemicals या on the basis of this different kind of proteins, you can group the plants. आपको किस टाइप के प्रोटीन, किस टाइप के केमिकल्स, किस टाइप के मेटाबोलाइट्स आपको वहां पे मिल जाए, उसके बेसिस के ऊपर आप प्लांट्स यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो. और जब मैं ये चीज को वहां पे करूंगा, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कीमोटैक्सोनॉमी. दैट इज व्हेन आई विल कॉल इट एज अ कीमोटैक्सोनॉमी. सो इफ आई एम समवन हु इज डूइंग अ कीमोटैक्सोनॉमी, देन मैं पता है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई विल एक्चुअली सी द प्लांट्स, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्लांट में मुझे क्या केमिकल मिल जाए, और अगर वही केमिकल मुझे और 4 प्लांट्स में मिलेगा ना, तो उन चारों को मैं एक सिंगल ग्रुप में मैं रख दूंगा. This is what I do in a chemotaxonomy. I try to understand what kind of chemical constituent I'll be having in the plants, which can be a protein, which can be some kind of metabolite, and on the basis of that, I'll be dividing them, right? So this fragrance found in every plant? No, you don't find in every plant. Not every plant will have those kind of metabolites. ठीक है, कुछ metabolites आपके होते हैं जिनका कोई fragrance नहीं होता. They are just there in the plant cell, and they will have some kind of function over there to protect the plant. ठीक है, so not obviously not all plants will have those kind of fragrance, but every plant will have some kind of metabolites which have been formed over there. आप ये चीज समझो इस बात को कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ये आपके प्लांट्स में आपको इसलिए भी बनाई जाती है बिकॉज प्लांट को अपने आप को बचाना है आपके हर्बीवर्स से, और प्लांट भाग नहीं सकता. प्लांट के पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं देखा जाए तो,
अगर हर्बीवर उसके पास आ रहे देन प्लांट उठ के वहां से जा नहीं सकता कहीं पे भी. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन टू मेक सच काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स विद इन देमसेल्फ. इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं. We use these parameters and then we classify them. So on the basis of the chemical constant, I'm going to divide them. So कई सारे जो मेरे यहाँ पे chemical constants मुझे यहाँ पे मिलते हैं. On the basis of them, I am going to divide my plants. इनके basis पे मैं अपने plants की grouping यहाँ पे कर सकता हूँ. And let me tell you something, कई सारे जो आपके यहाँ पे जो secondary metabolites होते हैं ना, इनका हमें भी फायदा होता है. कई सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाते हैं जिनका कमर्शियली में फायदा होता है, which you can use them to make some kind of drugs बना सकते हो आप यहाँ पे. So that is also you will find in the plants. Plants ने अपने लिए उसे बनाया होता है, but we can use them for a commercial benefit के लिए. आपने शायद ये बात कभी सुनी होगी या नोटिस होगी, जहाँ पे आपके नीम के पत्ते होते हैं वहां पे आपको लाइक इंसेक्ट्स आपको कम मिलते हैं. So why does that happen? So because neem and their leaves also tend to have some metabolites which repel, which make sure that insect repel from them. So that is what you find happening over here. So secondary metabolite helps in chemical formation. नहीं, secondary metabolite itself is a one kind of chemical. Secondary metabolite itself is a one kind of biomolecule या एक टाइप का आपका ये केमिकल है जिसके मदद से आपका प्लांट अपने आप को बचा पाता है. ठीक है, तो ये जो एक ग्रुप है ना बेटा, आप ये मान लो कि ये जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर ही आपको कई सारे एग्जाम्पल आपके आएंगे. ये ग्रुप के अंदर ही यू कैन फाइंड अ लार्ज नंबर एग्जाम्पल विच विल कम, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट विल बिकम स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर यू. बट इसी ग्रुप के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ योर प्रोटीन्स, आई वोंट से प्रोटीन्स बट डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपके इसके अंदर आपके आएंगे एंड दे कैन बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, सो अरीशा समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर. ऑलराइट, ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये चीज आपको होते हुए आपको मिल जाएगी एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर. So on the basis of these chemicals, you actually divide the plants into different groups. So this is what you do in this. So अगली बार कभी भी आपके सामने ये टर्म आया ना वापस, क्योंकि वो टर्म आपके सामने वापस फ्यूचर में आएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो आपके जहन में एक चीज पहले आनी चाहिए, ये प्लांट के पास होता है और इसका एक मेन काम ये होता है डिफेंस. मेन काम इसका यहाँ पे होता है. अगर इसका इकोलॉजिकल कोई रोल पूछता है देन दे विल हैव अ डिफेंस अगेंस्ट herbivores और प्लांट पेस्ट. एक ये रोल आप यहाँ पे याद रखना. दिस इज द वन रोल आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल द टाइम. बाकी चीजें क्या होती है वो सब बात की बात है, बट ये बात आपको याद रखनी है एंड ये सब आपको अलग अलग प्लांट्स आपको मिल जाएंगे. Now let's see the definition. Cytotaxonomy, the use of cytological characters of the plants in the classification or in solving taxonomic problem is called as my cytotaxonomy. तो इसके बेस पे हम हमारे प्लांट्स यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं. Chemotaxonomy, it is based on the chemical constituents of the plant. The basic chemical compound used in the chemotaxonomy are alkaloids, carotenoids, tannins, polysaccharides, nucleic acid, fatty acid, amino acid, aromatic compound, right? These are some of the examples they have given you. On the basis of them, I can actually categorize them. On the basis of them, मैं उनको यहाँ पे ग्रुप कर सकता हूँ अलग अलग कैटेगरी के अंदर. तो ये जो एल्कोलॉइड कैटेनॉइड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, स्पेशली ये दो चीजें, these two things can come under the category of my secondary metabolite. इनको हम डालते हैं हमारे secondary metabolite की कैटेगरी के अंदर. Even the tannins will come under the category of my secondary metabolite. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी. दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इसके बेसिस पे हमने हमारे प्लांट्स को यहाँ पे ग्रुपिंग करना है या क्लासिफाई करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट? अब हमारा अगला टर्म यहाँ पे आता है, दैट इज माय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. सो जब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि इसके अंदर हमारे कुछ एडवांस टूल्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. सो वी विल बी यूजिंग द टूल्स लाइक वी विल बी डूइंग इन दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे. अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे करते क्या है ना, लाइक इन दिस ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमी ये थोड़ा सा अलग होता है. यहाँ पे समझो आपने अपने प्लांट्स सारे आप लेके आए, आप गए थे फील्ड पे, आपने सारे प्लांट्स अपने देख के लेके आ गए होंगे आप यहाँ पे, एंड नाउ प्लांट्स के कैरेक्टर को आप यहाँ पे टैग करोगे. सो प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट्स के जो आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे, कैरेक्टर्स लाइक योर लेट्स से लीफ शेप, फ्लावर कलर, ये सारे आपके यहाँ पे प्लांट के कैरेक्टर है.
तो इनको आप क्या करोगे, इनको आप टैग करोगे विद द सिंबल है ना नंबर, इनको आप टैग करते हो, यू आर गोइंग टू टैग देम विद सिंबल एंड नंबर। फॉर एग्जांपल इन्हें सिंबल और नंबर से मैं टैग कर दूंगा। टैग करना मतलब इनको एक सिंबल और नंबर असाइन करना। समझो मेरा एक लीफ का शेप है, या लेट्स से फ्लावर का मेरा यहाँ पे कलर है, फ्लावर का कलर है मेरे यहाँ पे पिंक। सो जितने मेरे यहाँ पे पिंक फ्लावर होंगे ना उनको मैं टैग करूंगा विद सम काइंड ऑफ सिंबल एंड सम काइंड ऑफ कोड, कुछ यहाँ पे मैं कोडिंग कर दूंगा। सो लेट्स से मैं इसे कोड दे रहा हूँ यहाँ पे एज अ प्लस एंड बी, राइट, कुछ भी यहाँ पे हम कोड दे सकते हैं, राइट, यू कैन गिव अ कोड ऑफ ए नंबर एज वेल एंड सिंबल एज वेल। तो मैंने इसे यहाँ पे कोड दे दिया। समझो कुछ मुझे फ्लावर कलर मुझे यहाँ पे मिल जाए, विच आर गोइंग टू बी माय पर्पल फ्लावर। मेरे पास 100 प्लांट्स है, 100 में से मेरे 15 फ्लावर है जिससे विच आर गोइंग टू बी हैविंग द पर्पल फ्लावर। तो इनको मैंने यहाँ पे कोड दे दिया। समझो मैंने यहाँ पे कोड दे दिया यहाँ पे एज अ 1F। When I do some kind of coding, तो ऐसे में क्या करूंगा, हर एक प्लांट के हर एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पे कोड दूंगा। और ये कोडिंग करने के बाद, ये टैगिंग करने के बाद, जिसमें कोडिंग कैसे यहाँ पे मैं इसे टैगिंग कर सकता हूँ, मैंने एक बार यहाँ पे टैगिंग कर दिया ना, ये टैगिंग करने के बाद इस डेटा को आप फीड करते हो कंप्यूटर के अंदर। सो नाउ यू हैव अ कंप्यूटर, यू नीड अ कंप्यूटर फॉर दिस। तो ये एक थोड़ा एडवांस तरीका है। सो यूज अ कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के अंदर आप इस डेटा को आप फीड कर देते हो। तो आप सोचो कि आप फील्ड पे गए, आपने 100 प्लांट्स लेके आए, 100 प्लांट्स के हर एक कैरेक्टर को आपने यहाँ पे टैग किया और उस डेटा को आपने डाल दिया कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर में डालने के बाद कंप्यूटर आपको यहाँ पे क्या करेगा, इट विल डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वहां पे वो करेगा। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वहां पे रन करेगा। कुछ आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके जैसे वो क्या करेगा, वो प्लांट्स को स्टडी करेगा, उन कैरेक्टर्स को स्टडी करेगा, और जो जो आपके कॉमन कैरेक्टर वहां पे होंगे उन सबको एक ग्रुप में डाल देगा। जितने भी आपके वहां पे कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ऑल दोस कॉमन कैरेक्टर्स विल बी केप्ट इनटू अ सिंगल ग्रुप। जब आपका डेटा इस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, सो दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विल एक्चुअली हेल्प इन द डेटा एनालिसिस। ये आपको हेल्प करेगा आपके डेटा एनालिसिस के अंदर। और ये करने के बाद यू कैन एक्चुअली ग्रुप द प्लांट्स एज पर देयर कॉमन कैरेक्टर। ये करके यू कैन एक्चुअली फाइंड ग्रुपिंग ऑफ प्लांट विल बी डन, ग्रुपिंग of plants will be done on the basis of the common character, on the basis of your common character के बेस पे आप उसे ग्रुपिंग कर लोगे। सो बेसिकली अगर आपको लग रहा है, कंप्यूटर को लग रहा है कि यार ये 8-9 कैरेक्टर है जो कॉमन इस प्लांट के अंदर या इन 4-5 प्लांट के अंदर, तो उन्हें वो सिंगल ग्रुप में वो वहां पे डाल देगा। दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, विद एडवांस टूल्स के साथ इसे किया जाता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर को आप यहाँ पे टैग करो विद सम काइंड ऑफ नंबर एंड सम काइंड ऑफ सिंबल, and then you feed the data into the computer, and after doing that you can actually do the statistical analysis। यहाँ पे आप करके आप अपने प्लांट्स को आप ग्रुपिंग के अंदर आप सेपरेट कर सकते हो। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज माय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे आप देख पाओगे। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स carried out using the computers. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data is processed। आपने सारा डेटा को आपने डाल दिया अपने उसके अंदर, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, and thus 100 of character can be equally considered। और उसके बेसिस पे आप अपने प्लांट्स को अपना यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना, बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक एडवांस तरीका है जिसके थ्रू अपना प्लांट्स को आप डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो बीन डन। ये भी किया जाता है आपके लैब्स के अंदर ताकि आप प्लांट्स को ग्रुप कर सको। So this is a very simpler way to understand in a way, like इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता ही है, बट हमें इतने लेवल पे से यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे सीखना है। So this is my numerical taxonomy। तो बताओ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कैसे करना है? Yes sir। Yes, sir. आप कर लोगे, अगर Yes, आपके सामने sir। डेटा रख दिया तो कर लोगे। Yes sir। Yeah. Now, so these are the things you have to know: chemotaxonomy, cytotaxonomy, and numerical taxonomy are the 3 terms you have to understand। अब यहाँ पे कुछ सवालों के आप यहाँ पे मुझे आंसर दे दो। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। phylogenetic सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। सवाल तो आसान है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लाइक एक्सपांड करूंगा, तब आपको समझाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो टेल मी मनीषा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? और सर क्या होगा आंसर यहाँ पे? नक्शे आंसर, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बताइए यशवी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? ठीक है आप यशवी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? बताइए लव, व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? सर ऑप्शन डी। ठीक है, आप मुझे बताओ कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया था? हु केप्ट फॉर द phylogenetic सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बता दो।
यही तो पूछना था मुझे, एंगुलर सर एंड, Bentham and Hooker. So अरे नहीं Angler नहीं, and Sir, Angler and Prandtl. Angler and Prandtl. and Prandtl were the person who actually gave this kind of classification. That was my phylogenetic system of classification. अब मुझे बताओ ये किसके काम से इंस्पायर हुए थे? सर चार्ल्स डार्विन Charles Sir, Darwin. Charles Darwin theory of evolution. theory of तो लोग evolution. inspire Charles हुए थे, Darwin. right? You might not be knowing this क्योंकि आप लोग you might not be knowing this, but चार्ल्स डार्विन ने जब अपनी थ्योरी सामने रखी थी ना, तो everyone like सब लोग like were shocked, like that was something which was new, and like everyone was focusing, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि डार्विन ने इतना सारा डेटा लेके लाया था, तो 5 साल घुमा था बाहर और जाके उसने अपनी थ्योरीज लाके, मतलब उसने स्टडी किया था, इतना डेटा था उसके पास, एंड देन ही केम एंड केप्ट हिज थ्योरीज फॉरवर्ड, एंड एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन हिज वर्क. सब लोग, पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा था कि इसने क्या दिया है, व्हाट वाज हिज थ्योरीज, एंड दे वर लाइक सम माइंड बॉगलिंग थ्योरीज वर देयर इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. तो बताया, आपने एक नाम सुना होगा 10th ग्रेड के अंदर, एक नाम था आपका यहाँ पे, ग्रेगर मेंडल. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Law of inheritance sir. दिया था इन्होंने. हाँ राइट. तो अनफॉर्चुनेटली पता है वहां पे हुआ क्या था, ग्रेगर मेंडल ने जो अपना काम किया था ना, और जब उन्होंने अपने काम को सामने रखा था, तो लोगों ने उनके काम को एक्सेप्ट ही नहीं किया. लोगों ने उनके काम को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये क्या है, इट हार्डली मेक एनी सेंस, क्योंकि उन्होंने वहां पे मैथ्स यूज किया था. एक तो उन्होंने वहां पे मैथ्स किया था, आपने देखा था वहां पे वो रेशियो निकालते थे, 3:1 का वो रेशियो दे रहे थे Yes, वहां पे. sir. Phylogenetic genotypic. Punnett square से. राइट राइट राइट. तो जो ग्रेगर मेंडल ने वहां पे किया था ना, वो काफी एडवांस था, और वो टाइम पे लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि यार ये ऐसा, कि ये सब क्या है, लाइक बाहर में आप कहाँ से मैथ्स लगा रहे हो, उनका वो कहना था. तो ग्रेगर मेंडल ने अपनी थ्योरी सामने रखी, लोगों ने इग्नोर किया, और एक रीजन ये भी था कि जब उन्हें थ्योरी अपने सामने रखी थी, वो टाइम पे इवोल्यूशन वाली थ्योरीज भी आ चुकी थी, एंड द होल वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट, होल द साइंटिफिक कम्युनिटी वाज टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और इनके काम को बहुत आसानी से इग्नोर किया. ग्रेगर मेंडल को उनका रिकग्निशन मिला उनकी डेथ के बाद. इनकी डेथ जब हो गई ना, तब तो किसी ने इनको लाइक इनके काम को सराहा नहीं. उनके डेथ के अराउंड 9 years के बाद कुछ 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेम फाइंडिंग की, एंड देन दे सेड दैट दिस इज समथिंग वाज एक्चुअली डन बाय ग्रेगर मेंडल. तो जो उसने बोला था वो चीज आज से इतने साल पहले, दैट वाज वेरी मच ट्रू, जो आज हमें वापस मिल रही है. एंड देन आफ्टर दैट ग्रेगर मेंडल वाज गिवन एज अ टैग ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स. उनके जाने के बाद, उनके जाने के काफी सालों के बाद Yes. उनको फिर वो नोबेल प्राइज और वो सब वहां पे मिला. सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड. ऑलराइट, सो दैट इज योर ऑप्शन डी इन दिस. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय कार्लस लिनियस ने जो हमारे सामने रखा था, वो आपका क्या था? सो बताइए अरीशा, what will be the answer here? So artificial system. Option B. Now tell me what were the characters Carolus Linnaeus was studying? All the superficial morphical characters like leaf structure, height, and habitat. These things. Which were very superficial, on उसके बेसिस पे वो करा था. और भी कुछ बता दो. Was he Yes. even considering vegetative and reproductive character as well? Yeah, he was considering vegetative and reproductive characters as same, but vegetative characters can be influenced by the like environment and all of these things, but reproductive characters cannot be influenced or affected by the environment. That's why it was wrong, and the theory, matlab like artificial system was not a lot of acceptable, right? ठीक है, सही है. So that's going to be your option B, right? True, that's correct. So ये चीज आपको मिल रही है आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर. आपको ये सब चीजें आपके यहाँ पे ऐड रखनी है. देन क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. करिए हैंड रेज. बताइए आफ्ताब. सर नेचुरल सिस्टम. आफ्ताब बताइए कौन सी किताब लिखी थी इन दोनों ने मिलकर? सर जेनेरा प्लैंटेनम. ओके, और हिमांशु जी यहाँ पे ये बताइए दैट इन्होंने अपना यहाँ पे काम रखा था, सो व्हाट दे वर डूइंग डिफरेंट देन व्हाट वाज लिनियस वाज डूइंग. इनका कितना काम यहाँ पे अलग क्या था लिनियस से? सर इन्होंने मतलब अपने उसी काम को थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाया था. आफ्ताब या वेट, आपका लाइक या you have given the answer, that's correct. I am asking right now इनको. हिमांशी, Oh sorry. you tell me. Yeah, Sir. हाँ हिमांशी बताओ.
how their work was different from the work of the Linnaeus. सर उन्होंने इनके अलावा साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी इन सब पे भी दिया था बेसिस। Right. इनको भी इन्होंने अकाउंट में लिया था, इनको भी इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन दे गिव दिस classification of your, then they give the natural system of my classification. Yes, that's true. तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है, this is also one thing you should be very much clear with. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो सब लोग ध्यान से, and then raise your hand. अरे अब तो काफी लोग आंसर कर सकते हैं, आसान आसान सवाल है ये। बताओ सलोनी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। प्रणवी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? प्रणवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। हर्षित, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। राइट, इट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बिल्कुल सही। Which of the following classification is known as cladistic classification? आलिया बताइए। सर फोर्थ ऑप्शन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। राइट, मुस्कान कुमारी। सर फोर्थ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। राइट, that's going to be true. That is going to be same to my cladistic classification. बिल्कुल सही। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माय आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? टेक योर टाइम, देख लो ध्यान से, एंड देन रेज योर हैंड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। हाँ जी, लो बताइए। सर ऑप्शन 4। आप ऑप्शन 4। हर्षित, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन 4। क्यों बेटा, आप कह रहे हो कि एक्सेप्टेबल नहीं था आपके हिसाब से इनका काम? इतने बड़े सर साइंटिस्ट उसमें खामियां थी, सर उसमें खामियां थी, इस वजह से एक्सेप्टेबल नहीं था वो। राइट, खामियां तो थी बेटा, खामियां तो थी। उन्होंने सिर्फ हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सही से दिया था, बाकी चीजों में थोड़ी बहुत गड़बड़ थी वहां पे। राइट, सो यस, ऑप्शन 4 ओवर हियर बिकॉज़ द करेक्ट आंसर इन दिस, बिकॉज़ यस दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट एक्सेप्टेबल ये कहीं से भी आपको यहाँ पे नहीं था आपका क्लासिफिकेशन। बाकी सब आपका यहाँ पे सही लिनस ने दिया था, ही वाज टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये सब आपके यहाँ पे बात सही है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। कीमोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड टू, सो ध्यान से करना, कीमोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड टू व्हाट? बताइए पूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स। ओके, आफ्ताब। ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स। सलोनी। सर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए जो आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। So basically you want to classify the chemicals found in plants and then on the basis of that you want to group the plants over there. That is my chemotaxonomy। और यहाँ पे याद रखना, you have a term like my secondary metabolite। कोई बताना चाहेगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो आपके प्लांट्स में बनाए जाते हैं उसका एक जनरल रोल हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन बी वन ऑफ द कॉमन डिफेंस रोल सर ऑफ? डिफेंस ऑफ प्लांट्स फ्रॉम herbivores, pathogens and insects। बहुत सही, बहुत सही। You will find yourself defending yourself from your herbivores or some kind of plant insects from all the enemies। right, Sir, except इस human beings। क्वेश्चन human beings नहीं बच पाएंगे। हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? क्या बेटा, फोर्थ क्यों नहीं हो सर सकता? यस सर। फोर्थ में आपका यहाँ पे ये आ रहा है बिकॉज इट्स अ कीमोटैक्सोनॉमी। अब इसके अंदर हमारा हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज ही नहीं करते हम यहाँ पे कोई। स्टैटिस्टिकल मेथड तो आपका इस्तेमाल किया था व्हेन यू डू द योर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यहाँ पे ये सब आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन केमिकल यील्डिंग ऑफ द प्लांट। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज ऑल समथिंग यू डू इन द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर, सो यू डोंट डू दिस। सो फोर्थ आप यहाँ पे हो नहीं सकता। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स ऑन द हर्बेरियम शीट, ये भी आपका कोई सेंस नहीं करता। वी हैवंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट हर्बेरियम शीट। क्रोमोसोम्स का नंबर हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलराइट। So these are the questions we have solved। ये कुछ हमने चीजें यहाँ पे सॉल्व किया, and I'm assuming that कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन का जो आपका यहाँ पे पार्ट है ये आपको हमेशा याद रहेगा, समझ आएगा। So whenever you get a question based on it, then you should be able to answer those questions, right? Let's do one thing। We hardly have like 5-8 minutes right now। So एक काम करते हैं, let's talk something in terms of my algae। Right?
So algae की मैं यहाँ पे बात करता हूँ. So algae, as you know, they are all going to be my autotrophs. They are all my plants, so obviously they're going to be autotrophs over there. Algae आपको कहाँ मिल जाएंगे? You can find them in water, or rather I should say you are going to find them being aquatic. They can be aquatic. You can also find them being terrestrial as well. So aquatic तो आपको मिलेंगे यहाँ पे, but you can also find them being terrestrial as well. अब मुझे बताओ, aquatic के अंदर आपका algae मराइन वाटर में मिलेगा नहीं मिलेगा? सर फ्रेश वाटर में मिलेगा और यस, ज़्यादा। मेराइन में fresh भी मिल waters सकता only. है. बस फ्रेश वाटर. मेराइन में भी तो मिलता है सर सर. मरीन में मिलेगा पर बहुत कम मिलेंगे। मराइन में भी आपको मिलेगा, याद रखना, ठीक है? मराइन में मिलेगा आपको. मराइन में भी लाइक यू हैव अराउंड 7,000 स्पीशीज sir. आपकी मराइन के अंदर, ठीक है? योर रेड Yes. एल्गे एंड मराइन योर ब्राउन एल्गे मिला के यू हैव अराउंड. बल्कि आई टेल यू समथिंग, आपके जो रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे होते हैं ना, वो मेनली आपके मराइन ही होते हैं. ये बात दिमाग में बिठा लो Yes, अभी sir. से. हाँ, कि आपके जो रेड और ब्राउन आपके जो होते हैं, दे आर गोइंग टू बी मराइन ओनली. सो योर रेड एंड ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे एंड योर ब्राउन एल्गे. बल्कि ब्राउन तो आपके बहुत ही कम होते हैं फ्रेश वाटर में. रेड एल्गे में तो जब भी आपको मिलेंगे एक दो आपके फ्रेश वाटर वाले, पर ब्राउन में तो आपको बहुत हार्डली मिलता है. दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन एल्गेस. फ्रेश वाटर में आपके आते हैं आपके यहाँ पे ग्रीन एल्गे. फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल मराइन वाला, इट्स क्वाइट रेयर टू फाइंड, सो यू डोंट फाइंड एग्जाम्पल इन ओशंस. तो ये बात अपनी आप पहले से आप यहाँ पे याद रख लो. देन you will find these are my algae. These are going to be the algae. These are going to be seen in the. They will be carrying out the photosynthesis. So you will find different kind of chlorophyll. आपको यहाँ पे मिलेगा. आपको यहाँ पे you will have a chlorophyll A. You will have your chlorophyll B. You can have your carotenoids. ये सब आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So you have different kind of chlorophyll will be seen in them. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना. Green algae and land plants have many common traits. अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, सो ग्रीन एल्गे और लैंड प्लांट्स में आपको कई सारे कॉमन ट्रेट्स मिलते हैं. ये बात कहीं ना कहीं याद रखना, बिकॉज कई बार इमेजिन करना ही मुश्किल होता है कि कहाँ से ग्रीन एल्गे और कहाँ मेरा लैंड प्लांट्स. बट यू विल फाइंड ग्रीन एल्गे एंड लैंड प्लांट्स विल हैव नंबर ऑफ कॉमन ट्रेट्स. तो ये बात याद रखना. आई गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल. आपके ग्रीन एल्गे के अंदर आपका जो फूड होता है वो आपका होता है स्टार्च. लैंड प्लांट में भी आपको स्टार्च मिलेगा. ग्रीन एल्गे के अंदर आपको जो सेल वॉल आपको बना हुआ होता है आपका यहाँ पे, that is going to be made of my cellulose and pectin. सेलुलोज और पेक्टिन आपको इवन मिलता है आपके हायर प्लांट्स के अंदर. जो आपके लैंड प्लांट्स होते हैं उसमें भी आपको सेलुलोज और पेक्टिन आपको वहां पे मिलता है, राइट? These are some of the two characters which tells me that green algae are much more closely associated in terms of evolution with the land plants than any other group. तो ये बात आपने कहीं ना कहीं याद रखनी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि इनका कैसे ये लाइक गए होंगे, लाइक हाउ दे मस्ट हैव डाइवर्स आउट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स. बट दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि इनका रिप्रोडक्शन आपका कैसे होगा? कैन यू टेल मी हाउ द रिप्रोडक्शन विल हैपन ओवर हियर? और सेक्सुअल होगा यहाँ पे? यस सर. यस सर. तो रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा और सेक्सुअल तरीके से आपके यहाँ पे हो जाएगा. दैट्स वन थिंग यू विल गेट टू सी. यू विल हैव अ सेक्सुअल वन, वो तो आपका होना ही है. एंड देन यू आल्सो हैव अ वेजिटेटिव. वेजिटेटिव. कई सारे तरीके होते हैं यहाँ पे इनके रिप्रोड्यूस यहाँ पे करने के. और सेक्सुअल वेजिटेटिव, देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू व्हिच दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस ओवर देयर. ओके, दैट इज अगेन वन थिंग व्हिच शुड बी वेरी मच सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सेल वॉल किससे बनी होती है एल्गे के अंदर? Cellulose, pectose, and Cellulose. some also have algin. एल्गिन और पेक्टिन. Okay, Elgin. Okay, got it. Getting this. Elgin and carrageenan. ये आपको सेल वॉल में मिलता है, बट इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल बेसिकली. आई टेल यू दिस सेपरेटली. वो क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे जब आपके सामने एल्जिन आएगा, carrageenan आएगा ना. दे आर एक्चुअली माय हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. ये मेरे एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बाद में समझेंगे वो सब्सटेंस होते क्या है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस सब्सटेंस सेपरेटली, ठीक है? अभी के लिए यू कैन डू वन थिंग राइट नाउ. व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड ना, आप एल्गे वाले पार्ट को एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ के आना जब आप अगली बार मुझे यहाँ पे मिलोगे वापस से, सो दैट वी कैन एक्चुअली बी स्लाइटली फास्टर नेक्स्ट टाइम और हम फटाफट से यहाँ पे समझ के खत्म कर सकें. वी हैव टू कवर एल्गे इन द नेक्स्ट क्लास.
right, with examples. Okay, so make sure that you read algae a bit, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है. Again, we'll be studying those things in detail. जो यहाँ पे की पॉइंट्स होंगे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा. बाकी ट्रेड्स लाइक फुकोजेंथिन कहाँ मिलता है, योर फाइकोएरिथ्रिन कहाँ मिलता है, these are the things I want all of you to have some idea about that. जो हम यहाँ पे भी सीखेंगे, but you should also have idea about those things as well, right? So एक अच्छा टॉपिक है ये जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, so we have to ensure that कि इस टॉपिक के ऊपर हमारा ग्रिप बने and we can solve some question based on that. ठीक है? Now you can ask your questions. जो आज हमने यहाँ पे कवर किया है, if you have any question based on that, which has been your classification, please go ahead and ask your questions. अगर आपको कोई यहाँ पे सवाल है जिन चीजों को लेके जो हमने यहाँ पे कवर किया, पूछ लो. If you have any question based on this, बताइए. We have done your history of classification again for class freedom. हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर कीमो टेक्सोनॉमी वाली जो स्लाइड्स थी ना वो मेरे को समझ नहीं आई. रुक जाओ, जहाँ पे जिस पे मैंने लिखा था या जहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी है. सर जहाँ पे आपने लिखा था. देखो यहाँ पे होता क्या ना बेटा कि आपके जो प्लांट्स होते हैं जिसके फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पुदीना. सिंपल एग्जाम्पल, पुदीना से आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ स्मेल आता है. वो स्मेल आपको वहां पे इसलिए आ रहा होता है बिकॉज उसके अंदर कोई ना कोई कुछ टाइप के केमिकल्स वहां पे बना के रखे हुए हैं प्लांट ने. उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. दोस केमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड इन द पुदीना जिसके वजह से आपको फ्रेग्रेंस आ रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं प्लांट के अंदर, इनका जनरली काम क्या होता है? एक प्लांट ऐसे केमिकल्स को बनाता क्यों है, ऐसे टाइप के प्रोटीन्स को या केमिकल्स को क्यों बनाता है प्लांट? वो बनाता इसलिए है ताकि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम हर्बीवर्स, प्लांट पेस्ट या कोई प्लांट इंसेक्ट्स है. एक प्लांट को हमेशा डैमेज करने के कोई भी आ सकता है. यू कैन फाइंड सम एनिमल कैन कम, सम इंसेक्ट कैन कम, राइट? इट कैन कम एंड डैमेज द प्लांट्स. तो प्लांट अपने आप को बचा पाता है फ्रॉम देम बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. And using those chemical constituent, you will find the plant will be able to protect itself. क्या ये बात आपको मेरे यहाँ पे समझ आ रही है? Yes sir. Right, so this is what you find happening. तो कीमोटेक्सोनमी में होता क्या है कि आपके प्लांट्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप के ऐसे मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाएंगे और हम उसके बेसिस पे प्लांट को डिवाइड करते हैं. तो अगर मेरे कोई 4 प्लांट है, समझो आप फॉरेस्ट में जाते हैं, आपको मिलते हैं 4 प्लांट्स एंड दोस 4 प्लांट्स हैव X टाइप ऑफ माय केमिकल इन देम, X टाइप ऑफ मेटाबोलाइट आपको वहां पे मिल रहा है. तो आप क्या करोगे, उन चारों प्लांट्स को आप ग्रुप कर दोगे आपके सिंगल कैटेगरी के अंदर. उन चारों प्लांट्स को आप रख दोगे आप सिंगल ग्रुप के अंदर. दैट इज व्हाट यू डू ओवर देयर. यही चीज आप करते हो यहाँ पे. एंड यूजिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यू कैन एक्चुअली ग्रुप द प्लांट्स. ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. फ्रेग्रेंस का मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिया था कि कई बार आपको प्लांट में कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आ रही होती है, तो उसका भी रीजन आपका यही होता है. सम काइंड ऑफ सब्सटेंस आर गेटिंग फॉर्म्ड इन द प्लांट्स. ठीक है, हाँ जी ऋषा बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, जैसे if there is a question कि how many types of classifications are there of plants, so will it include the taxonomy types also? Don't find that kind of question because ज्यादा होता है जो हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा होता है. So you won't find that kind of question. Okay. Right. And sir, जो आपने असाइनमेंट भेजा था उसमें जो 14th क्वेश्चन था उसमें हमें बताना था which of the following in which of the following nuclear membrane is absent. So the answer was nostoc. Why? Because it's a cyanobacteria. और cyanobacteria के अंदर you don't have a nucleus. Okay. All right. And also there was a question, ringworm in humans is caused by fungi. This one also I didn't get it. So basically रिंगवॉर्म आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं बीच में बताया था आपको कि रिंगवॉर्म एक ऐसी बीमारी है जो आपकी फंगाई कॉज करती है. अगर आप किसी का टॉवेल या किसी का कोई क्लोथ अगर आप यूज करें जिसको बीमारी हो रखी है पहले से, देन यू कैन फाइंड सम रैशेस विल डेवलप ऑन योर स्किन और इन सम बिटवीन योर टोज. आपको रैशेस आपके डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द फंगाई. सो फंगाई इज द स्पीशीज व्हिच कैन कॉज द रिंगवॉर्म. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अगर आपको वो याद रहता है देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन और यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. तो वहां पे आई थिंक वहां पे कुछ राइजोपस करके कुछ तो भी वहां पे ऑप्शन था आपका वहां पे. इफ आई नॉट रिमेंबर द ऑप्शन एग्जैक्टली ओवर देयर, बट दैट वाज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द फंगाई. वो आपके फंगाई का ग्रुप था. दैट वाज द ओनली फंगाई ओवर देयर. सो दैट बिकम्स आंसर इन दैट. वो आपका वहां पे आंसर बनेगा. सो ठीक है, एनीवन एल्स हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहां पे? हां जी, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए. बोलिए आफ्ताब, अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए आप. सर मतलब सारे जैसे आपने बताया था कि उसमें मेटाबॉलिक प्रोटीन्स होते हैं डिफेंस के लिए,
तो ये मतलब वेरी I won't say metabolic proteins, I will say secondary metabolites because they have no other role to be played. यस इनका सर, कोई मेटाबॉलिक पाथवे में कोई रोल नहीं होता बेसिकली देखा जाए तो. So that's Yes, why we sir. call them as a separate और metabolic. सर जब हाँ बोलो बेटा बोलो. डिफरेंट प्लांट्स में ये वेरी करता होगा. राइट. और ये जो है कि मतलब ये पूछना था कि इनका डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा होता है कि इन्हें कोई वो नहीं कर पाता है, अपना निशाना नहीं बना पाता या अपना फूड नहीं बना पाता है. ठीक है. देन सर यही पूछना था मुझे क्योंकि ना आपने बीच में क्वेश्चन का आंसर मेरा दे दिया था, क्योंकि मुझे पूछना था इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद प्लांट्स और मतलब प्लांट्स को क्यों खा जाते हैं एनिमल्स. not because अगर ऐसा नहीं होगा ना, let's see, there's always going to be a some kind of competition happening between one has to be better than other. अगर ऐसा नहीं होगा ना, so what will happen, you will have all the plants on the soil, right, you will have all greenery आपको मिलेगी वहां पे, आपकी वहां पे, और आपके herbivores या आपके consumers आपको survive नहीं कर पाएंगे अगर सारे plants वैसे हो गए तो, right. So you'll always find there's going to be some kind of metabolites which are going to be very potent. Some metabolites are going to be potent to only certain group of animals, and some plants might have such a mild metabolite जिनका कोई impact ही ना हो, right. So you will find, even if I say that all plants will make some kind of secondary metabolite, not all metabolite might go and kill the herbivore. Some metabolite might not even have an impact on the herbivore. Yes. Your palak makes some kind of metabolite. पालक में आपको कुछ metabolite आपको मिलता है, उससे हमें कुछ नहीं होता. Has no impact on us. Why it doesn't happen? Because some consumers have a better digestive system which won't have an impact on those kind of, which won't be creating an impact on the plants, right. तो ये भी आपको देखेंगे, कुछ plants आपके ऐसे होते हैं which will not have metabolites, but they have a much more better strategy to reproduce. अब क्योंकि वो reproduce इतना ज्यादा करते हैं, so they are okay with not having spending energy making some metabolites, क्योंकि उनका नंबर अगर कम हो भी रहा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. That is how it is going to be. तो ये मत सोचना कि अगर कोई मेटाबोलाइट है तो उसको कोई खा नहीं सकता, राइट. इट माइट ओनली टारगेट सम स्पीशीज एंड इट माइट नॉट टारगेट सम अदर स्पीशीज. समझ आ रही मेरी बात आफ्ताब? मोहम्मद आफ्ताब नॉट इन द क्लास. हर्षित बताइए क्या सवाल है आपका? सर आपने बीच में बोला था कि अगर हम किसी एनिमल के सामने कोई टॉक्सिक चीज रख देंगे तो वो उनको नहीं खाएंगे, तो क्या एनिमल से मैंने उनकी फ्रेग्रेंस ही पता लगा लेते कि वो चीज टॉक्सिक है? मैंने एक प्लांट का एग्जांपल लिया था, धतूरा प्लांट जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है, इट विल हैव द ग्लाइकोसाइड्स वहां पे रहता है एज अ टॉक्सिक कंपोनेंट. तो जब मैं वो उसके सामने रखता हूँ किसी गाय के सामने, द काउ इज गोइंग टू स्मेल दैट थिंग एंड गोइंग टू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पैलेटेबल. वो पैलेटेबल नहीं है तो वहां से निकल जाएगी. सो यस, एनिमल्स लाइक काउ, herbivores स्पेशली, दे कैन स्मेल द प्लांट एंड दे विल गेट टू नो कि वो पैलेटेबल है या नहीं है. सो दे डोंट इवन ईट वन लीफ, वो वहां से निकल जाता है, जैसे आप लोग करेले को देख के निकल जाते हो, राइट. वैसे उनका भी वो रहता है. सो दे गेट टू नो कि उसे अवॉइड करना है. हर्षित मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर, थैंक यू सर. Anyone else has any kind of question? नो सर. हो गया ना? So, So No, these are the sir. things. These are the things you have to remember. एक बार NCERT से पढ़ लें. NCERT में ज्यादा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है इतना. NCERT में वो words को लोग explain नहीं करते. That's why I want, when I run a lecture, I want to pay attention to the words. Yes, sir. Right, because you should have a understanding. You should have a meaning to everything. हर एक टर्म का मीनिंग आपको मालूम हो जाए. मीनिंग याद रखने से बेटर होता है कि उसका एग्जाम्पल आप याद रख लो. So it becomes much more easier to remember thing. That's how it works. That's how your brain works. स्टोरी ही होती है जो याद रहती है ज्यादा बेटर तरीके से than the terms, right? So that is what you have to know. So now whenever the term like secondary metabolite will come, यहाँ पे या कहीं बाहर भी अगर आता है, then you will know कि यार this is something plant uses to protect itself. इतना तो तुम पहले बोल ही दोगे. That's the first thing will come in your head, and then you can tell number of other things after that. That is how it is supposed to be. So बायोलॉजी का जो नोशन होता है, बायोलॉजी के साथ एक नोशन पता है क्या होता है हमारे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अभी आपका भी सब्जेक्ट है मेरा भी सब्जेक्ट है, एक नोशन होता है कि इसमें तो याद ही करना है, इसमें तो रट्टा ही लगाना है चीजों का. बट ऐसा नहीं होता अगर आप उसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हो तो. इट इज मच मोर देन दैट. सो या इट इज व्हाट इट इज. चलो ठीक है, लेट्स रैप दिस अप. सो यहाँ पे अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लो, अगर सवाल नहीं है देन इसको हम खत्म करते हैं. लेट्स क्लोज दिस लेक्चर. हम लोग वापस से मिलेंगे आफ्टर सम टाइम
दैट मीन्स पोस्ट दिवाली विल कैच अप अगेन एंड देन स्टार्ट करते हैं हमारा एलगी वाला पार्ट वहाँ पे. विल स्टार्ट विद एलगी एंड विल ट्राई टू कवर दैट एलगी वाला पार्ट वहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. Alright people, so if you have no question